यानी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एमआरएफए को लेकर आई एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिरकार एमआरएफए में इतनी ज्यादा डिले क्यों हुई और क्यों अभी तक ये प्रोग्राम फाइनलाइज नहीं किया जा सका। हम सब अच्छे से जानते हैं कि हम एमआरएफए को इस स्टेज पे आके अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि एमआरएफए भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने में निसंदेह एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन सवाल ये उठ जाता है अंत में कि अगर ये एयरक्राफ्ट हमारे लिए इतने ही इंपॉर्टेंट हैं, तो अभी तक हमने इनके ऑर्डर्स को प्लेस क्यों नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इसका जवाब अब इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों ने अलग अलग मीडिया इंटरव्यूज में खुद दे रखा है, लेकिन हम लोग ही आज तक इसको समझ नहीं पाए। दरअसल यहाँ पर एमआरएफए को लेकर दिक्कत ये नहीं है कि कौन सा एयरक्राफ्ट सेलेक्ट किया जाना है या कौन सा एयरक्राफ्ट कैसे बनाया जाना है। दिक्कत यहाँ पर यह है कि प्राइस इनकी कितनी होगी। और इस चीज का अभी हमें कह सकते हैं आभास तब हुआ जब इंडियन एयरफोर्स के एक अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए एमआरएफए पर कुछ टिप्पणियां की। दरअसल इंडियन एयरफोर्स को खुद इस समय 114 फाइटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, और जितना जल्दी ये डील फाइनलाइज हो जाएगी भारतीय वायुसेना के संदर्भ में ये चीजें उतनी ही ज्यादा राहत से बड़ी खबर लेकर आएंगी। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स जो कि घटती स्क्वाड्रन की क्षमता में परेशान है, उसको काफी ज्यादा अपने नंबर्स को बढ़ाने की चिंता है। लेकिन ये नंबर अब रातों दिन तो बढ़ नहीं पाएंगे। एक तरफ तेजस की डिलीवरी हो नहीं पा रही है और एमआरएफए फाइनलाइज हो नहीं पा रहा है, तो भारतीय वायुसेना पर जो दबाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इन्हीं सारे चैलेंजेस के बीच में भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने ये कहा कि एमआरएफए के अंतर्गत जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जाने हैं, इनकी प्राइस को लेकर जो मामला है वो फंसा हुआ है। क्योंकि एक अनुमान के हिसाब से जो मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट होंगे और जो डायरेक्ट इंपोर्ट किए जाएंगे, उनके बीच में 10 से 20 मिलियन डॉलर्स का फर्क आपको देखने को मिल सकता है। जी हाँ, इनके प्राइस में इतना बड़ा गैप जो आपको पर यूनिट है वो देखने को मिलने वाला है। उसके पीछे की वजह भी उन्होंने ये बताई। उन्होंने कहा एमआरएफए को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से जोड़ा गया है, जिसका सीधा मतलब ये है कि जो एयरक्राफ्ट सेलेक्ट किए जाएंगे उनका निर्माण भारत में ही किया जाना है, और इसके लिए जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो मना नहीं कर सकता। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है ये हायर एक्सपेंसेस और प्राइस को लेकर आएगा अपने साथ में। यानी कि वो एयरक्राफ्ट जिनको हम अगर डायरेक्ट इंपोर्ट करते और वो एयरक्राफ्ट जिनको हम भारत में बनाएंगे, उनके बीच में आपको एक बड़ा प्राइस गैप देखने को मिलेगा। इसके पीछे की वजह भी उन्होंने बताई। उन्होंने कहा एमआरएफए में अब ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट को प्राथमिकता दी जा रही है। इसमें क्रमशः F-15EX, राफेल F4 स्टैंडर्ड और टाइफून के बीच में ही जो मेन कंपटीशन है वो देखने को मिलेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो सिंगल इंजन फाइटर जैसे कि ग्रिपेन और F-21 है, ये भी काफी कैपेबल है, लेकिन ट्विन इंजन को प्राथमिकता दी जा रही है। अब जाहिर सी बात है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये भारत में ही बनाए जाने हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि इसके लिए जो लोकल प्रोडक्शन लाइन है वो इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने पड़ेंगे, जो डोमेस्टिक वर्कफोर्स है उसको ट्रेन करना पड़ेगा। और ये जाहिर सी बात है कि ये सारी चीजें मिल करके जो फाइनल प्राइस है पर यूनिट की उसको ज्यादा बढ़ाएंगे। यानी कि वो एयरक्राफ्ट मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें सीधा इंपोर्ट करने पर 100 रुपए का पड़ता था, तो वो अगर हम भारत में बनाएंगे तो वही एयरक्राफ्ट हमें 120 रुपए तक पड़ सकता है। ये एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि जो 10 से लेकर के 20 मिलियन डॉलर की जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन एक और चीज जो आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी वो ये है कि मेन कॉस्ट ड्राइवर सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि भारत को खुद इस प्रोग्राम में हैवी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो इन्वेस्टमेंट है वो होगी। इसके अलावा जो भी एयरक्राफ्ट सेलेक्ट किया जाता है भारतीय वायुसेना के द्वारा, उसकी जो डेडिकेटेड असेंबली लाइन है भारत में उसको भी स्टैब्लिश करना पड़ेगा। इसके अलावा जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग हो गई, असेंबली हो गई, टेस्टिंग हो गई, मेंटेनेंस वर्क हो गए, और भी दूसरे जो कार्यभार है इनकी भी जो देखरेख है भारत को करनी पड़ेगी। एडिशनली लोकल सप्लाई चेन को भी हमें एस्टैब्लिश करना पड़ेगा ताकि हमें स्पेयर पार्ट से दूसरी दिक्कतें ना हो। और इन सब में हमें हैवी और जो स्पेशलाइज्ड मशीनरी है इनको सीधा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है ये सारी चीजें एक हैवी इन्वेस्टमेंट की डिमांड करेंगी, जिससे कि ओवरऑल प्रोग्राम की जो कॉस्ट है उस पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब जो फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं उन्हें भी इस प्रोग्राम में हैवी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर में और जो लोकल पर्सनल है इनकी ट्रेनिंग में, ताकि जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके लिए उनको तैयार किया जा सके। और जो फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन है वो भी स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स को इन्वॉल्व करेगा, जहाँ पर हाई प्रिसीजन और जो ज़रूरी स्किल वर्क फोर्स है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। यानी शुरुआती तौर पर जो कार्य है वो थोड़ा धीमा होगा और एक चरणबद्ध तरीके से यह रफ्तार को प्राप्त करेगा।
अब इंडियन एयरफोर्स क्योंकि इस प्रोग्राम में खुद पार्टनर रहेगी और प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं इनको भी सेलेक्ट किया जाएगा, तो यहाँ पर वर्कफोर्स को ट्रेन करने में भी थोड़ा समय लगेगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग है फाइटर एयरक्राफ्ट की, ये क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी से भरी होगी, लेकिन बीतते समय के साथ ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ऐसा भी इंडियन एयरफोर्स को भरोसा है। इसके अलावा उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग है इसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में ये मिथक है कि इससे हमें सस्ते एयरक्राफ्ट मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट भी आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारे जो बदलाव है वो भी देखने को मिलेंगे। शुरुआत में जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी स्लो होगा, लेकिन बीतते समय के साथ इसको रफ्तार से जो ट्रैक पर लाए जाने का प्रयास है वो किया जाएगा। लेकिन इसके लिए पहले जो इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद जो पहला एयरक्राफ्ट है वो उड़ान भरेगा, तो हमारे लिए काफ़ी राहत की बात होगी। लेकिन इसके लिए हमें जो एडिशनल कॉस्ट है उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि एयरक्राफ्ट काफ़ी यहाँ पर महंगे होंगे, लेकिन एक हमारे लिए अच्छी बात भी होगी कि आने वाले भविष्य में अगर हम सप्लाई चेन को इस्टेब्लिश कर लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो भविष्य में फिर दिक्कतें कम हो जाएंगी। क्योंकि आमतौर पर स्पेयर्स की ही दिक्कत सबसे ज़्यादा होती है एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में, और वही चीज़ें अगर हमने पहले टैकल कर ली तो वो हमारे लिए काफ़ी राहत की बात हो जाएगी। लेकिन एमआरएफए टेंडर की जहाँ तक बात रही, तो यहाँ पर जो की टेक्नोलॉजीज़ है इनको शेयर करने की बात भी की जा रही है। अब ये सारी चीज़ें जो है ओरिजिनल इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल पोजीशन में लाके खड़ी कर देती है। क्योंकि एमआरएफए के अंतर्गत अगर हम भारत सरकार की बात करें तो उन्होंने जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है इसको भी काफ़ी प्राथमिकता दी है। और अब यहाँ पर डसाल्ट और बोइंग जैसे जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं वो कहीं न कहीं हेजिटेट कर रहे हैं प्री क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को शेयर करने से। इसके अलावा भारत की एक और रिक्वायरमेंट है जहाँ पर इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट्स और इंडियन मेड वेपन सिस्टम के इंटीग्रेशन की बात की गई है, और जो चरणबद्ध अपग्रेड है उसके लिए भी बात की गई है। और ये सारी चीज़ें इस समय अंडर कंसिडरेशन है, और जब ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी उसके बाद ही एमआरएफए में आपको कोई बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो 2024 में तो अब एमआरएफए नहीं होने वाला, और 2025 में भी इसकी संभावनाएं ना के बराबर लगती हैं, क्योंकि अभी तक इस प्रोग्राम को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी नहीं मिली, और ना ही अभी इस पे कोई रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जैसी चीज़ें सुनने में भी आई हैं। जिसका सीधा मतलब ये है कि जब तक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी नहीं मिलती, जब तक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल नहीं आता, जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल अगर आ भी जाता है तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि डील तुरंत फाइनलाइज हो जाएगी। उसके बाद जो इंटरेस्टेड कंपनियां हैं वो अपने प्रपोजल्स को सबमिट करेंगी, उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड की शुरुआत होगी, फिर उसके बाद जो प्राइस निगोशिएशन है इस राउंड की शुरुआत होगी, तब जाकर प्राइस निर्धारित किए जाएंगे, फिर उसको निगोशिएट किया जाएगा, और तब जाकर जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन होगा। यानी अगर अभी भी सब कुछ सही हो जाता है तब भी हम ये नहीं कह सकते कि 2026 से पहले हमें ये डील होती नजर आएगी। और अगर 2026 में ये डील हो भी जाती है तो हमें जो पहला एयरक्राफ्ट है वो फिर ये मान के चलिए कि कम से कम 5 साल, यानी 26 में अगर डील फाइनलाइज होती है तो पहला एयरक्राफ्ट हमें 5 साल से पहले नहीं मिलेगा। यानी 2031 से 32 तक का जो इंतजार है वो हमें करना पड़ सकता है गिरी से गिरी हालत में। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या ऑप्शन है ये तो भारतीय वायुसेना और भारत सरकार ही जानती है। खैर इंडिजिनस ऑप्शन भी हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगे तब तक, तेजस मार्क 2 जैसे, लेकिन भविष्य के बारे में कोई टिप्पणी करनी जल्दबाजी होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।